आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जिनका जीवन सामाजिक सेवा, राष्ट्र निर्माण और एकल अभियान के प्रति समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। श्री मुकेश बंधु जी भारत लोक शिक्षा परिषद के संस्थापक प्रधान स्वर्गीय श्री सत्यनारायण बंधु जी के सुपुत्र हैं। पिछले 26 वर्षों में इनका परिवार तन, मन और धन से एकल अभियान के साथ समर्पित भाव से जुड़ा हुआ है। स्वयं शतक वीर के रूप में इन्होंने देश विदेश में एकल अभियान के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यवसायिक जीवन में मुकेश जी प्रोमिनेंट एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। वहीं सामाजिक जीवन में राष्ट्र सेवा और एकल अभियान के प्रति इनका समर्पण अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आइए मुकेश बंधु जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और जानते हैं उनकी अद्भुत यात्रा, अनुभव और समर्पण की कहानी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस हासिल करना बड़ी बात है, लेकिन उस सक्सेस को समाज के अपलिफ्टमेंट से जोड़ देना उससे भी बड़ी बात है। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है श्री मुकेश बंधु जी ने एकल के साथ जुड़ के। तो चलिए उनसे जानते हैं उनके बिजनेस और समाज सेवा से जुड़ी पूरी जर्नी। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है स्पॉटलाइट, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो पहले एपिसोड की शुरुआत इनके बड़े भाई के साथ ही हुई थी, श्री राकेश बंधु जी के साथ, और आज ये हमारे साथ उपस्थित हैं। तो बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है सर ये। तो पहला मेरा सवाल आपके बिजनेस से जुड़ा रहेगा, कुछ हमें बताइए उसके बारे में और कैसे उसकी शुरुआत हुई आपके व्यवसाय की जर्नी की। देखिए, हम लोग प्लास्टिक रॉ मटेरियल के बिजनेस में हैं और ये बिजनेस मेरे पिताजी ने शुरू किया था तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1970 में, 1970 में। और उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आगे चलती गई और हम आगे बढ़ते चले गए। अभी हम लोग प्लास्टिक मास्टरपीसेस बनाते हैं जिसमें इंजीनियरिंग कंपाउंड्स और हर तरह का प्लास्टिक रॉ मटेरियल हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। डिफरेंट फैक्ट्रीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हैं और जिसमें हम बड़ी बड़ी MNCs को अपना मटेरियल सप्लाई करते हैं। और कुछ बहुत ही यूनिक जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन के लिए जो कंपाउंड बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, उस तरह के कंपाउंड्स भी हम लोग बनाते हैं जो पैकेजिंग में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाउस होल्ड गुड्स में यूज़ किए जाते हैं। इतना बड़ा नाम बनाया है प्रोमिनेंट एग्रो इंडस्ट्रीज ने। तो सर, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो सफल बिजनेसमैन होते हैं वो प्रॉफिट तक ही सीमित रह जाते हैं, समाज सेवा की तरफ शायद उतना झुकाव नहीं हो पाता। तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? क्या ये प्रेरणा आपके पिताजी SN बंधु जी से आई, क्योंकि वो एकल के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, साथ ही BLSP के साथ उससे भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब से हमने वो संभाला है तब से अपने पिताजी को, बंधु जी को सामाजिक कार्यों में संलग्न देखा है। जब हम छोटे छोटे थे, एकल विद्यालय से बहुत पहले, उससे भी 25 साल पहले, वो अग्रवाल समाज त्रिनगर में या प्लास्टिक एसोसिएशन में और सामाजिक कार्यों में दिन रात लगे रहते थे निस्वार्थ भाव से। तो ये चीज़ हमने बचपन से, जब से वो संभाला तब से देखी है। तो वो धीरे धीरे कब हमारे अंदर आ गई हमें खुद नहीं पता चला, क्योंकि हमने तो शुरू से ये चीज़ें देखी हैं। तो एकल विद्यालय भी बीच में आ गया। सन 2000 से शुरू हुआ एकल विद्यालय और इसकी स्थापना जो माननीय अशोक सिंघल जी की प्रेरणा से और कुछ लोगों ने, जिसे अपने श्री लक्ष्मी जी GTB वाले हैं और अपने ओम प्रकाश सिंघल जी और सुभाष अग्रवाल जी एक्शन शूज़ वाले, इन सब लोगों ने मिलकर और पिताजी के साथ बैठकर इसकी स्थापना की। सन 2000 में एकल विद्यालय की शुरुआत हुई भारत लोक शिक्षा परिषद के नाम से 3 मार्च 2000 को। और तब एक स्कूल 16,000 रुपये का होता था और एक स्कूल के लिए दानदाता भी थोड़ा मुश्किल से मिलता था, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू भी थी और इतना प्रचार प्रसार भी नहीं था एकल विद्यालय का। तो धीरे धीरे सब लोगों ने इसको प्रमोट किया, इसका प्रचार प्रसार किया, लोगों को समझ में आया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी चीज़ है। सबसे बड़ा दान शिक्षा दान है। तो लोग जुड़ते चले गए और अभी जो लोग हैं 100 विद्यालय भी दे रहे हैं, 1000 विद्यालय भी दे रहे हैं, पर मैं उससे बड़ा दान एक विद्यालय देने वाले का मानता हूँ। अच्छा, कैसे? वो इसलिए कि जिसके पास बहुत पैसा है जी, वो उसमें से CSR में से या थोड़ा सा 100 विद्यालय के लिए, 1000 विद्यालय के लिए दे, कोई बात नहीं है। पर जिसके पास बहुत कम पैसा है, एक विद्यालय अगर वो दे रहा है तो वो भावनात्मक स्तर पर दे रहा है, उसका दान उसके दान से ज़्यादा बड़ा है। 100 विद्यालय के दान से एक विद्यालय का दान ज़्यादा बड़ा है। तो हमें उसको उसी तरह से सम्मानित करना चाहिए।
ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। जैसे आप और आपके पिताजी इतने पुराने समय से जुड़े हुए हैं एकल के साथ, तो अगर कुछ हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो जानना चाहते हैं एकल को, तो आप क्या समझाना चाहेंगे लोगों को कि क्या है एकल और क्यों जुड़े हैं उससे इतने सारे लोग? देखिए, एकल को अगर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक समय था जब राक्षसी प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा अपने एक्सट्रीम पर थी और जो ऋषि मुनि जंगलों में यज्ञ हवन करते थे वो उसमें विघ्न और ऑब्स्टेकल्स डालते थे, उसमें मांस मदिरा फेंक दिया या कुछ कर दिया और उनके हवन पूरे नहीं होने देते थे। तो राम जी और लक्ष्मण जी तब अपनी एजुकेशन पूरी करके आए ही थे, तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम हवन पूजा या कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर पाते और ये राक्षसी प्रवृत्तियां हमें जीने नहीं दे रही हैं और आप अपने दोनों पुत्रों को हमारे साथ भेजिए और ये उनको ख़त्म करके हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे। इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, राम जी की और लक्ष्मण जी की भी, पर विश्वामित्र जी ने कहा है तो दशरथ जी ने सोच विचार के उनको उनके साथ भेज दिया। अब जब वो जंगलों में गए, क्योंकि भगवान तो भगवान है चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, तो उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को वहाँ पर जाकर मारा जंगलों में और उनको सुरक्षा प्रदान की, उनके यज्ञ और हवन का पूरी तरह से समापन करवाया, अच्छे तरीके से उनको एक तरह से सब हर तरह की सुरक्षा उनको प्रदान की गई। तो अगर उसको एकल विद्यालय से जोड़ के देखा जाए कि जो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे सुदूर और दूर दराज इलाकों में परिवर्तित नक्सल एरिया में हैं या वो हैं, उनको दूर करने के लिए आज एकल विद्यालय राम और लक्ष्मण बन के वहाँ खड़ा है। एकल विद्यालय शिक्षा भी दे रहा है, एकल विद्यालय संस्कार भी दे रहा है, एकल विद्यालय उनके लिए हेल्थ का, स्वास्थ्य का प्रोग्राम भी दे रहा है और एक तरीके से अगर देखें तो एक संपूर्ण विकास उस क्षेत्र का जहां पर एक आम आदमी पहुंच भी नहीं पाता, एकल विद्यालय कर रहा है। एकल विद्यालय है पर विद्यालय से कई आगे का काम है उनका, बहुत आगे निकल चुका है एकल विद्यालय, विद्यालय से बहुत आगे निकल चुका है। तो कितना जरूरी है ये संपूर्ण विकास एक गांव के लिए, एक ट्राइबल एरिया के लिए? कहते हैं शहरों का विकास तो हो जाता है पर गांव तक, ग्रास रूट लेवल तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। ग्रास रूट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाता। पिताजी बताते थे कि विद्यालय ऐसी ऐसी जगह पर थे कि वहाँ पर 1 किलोमीटर नीचे खाई में जाना पड़ता था पैदल, वहाँ पर साइकिल से भी नहीं आप जा सकते थे और बहुत मुश्किल, वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ही कोई नहीं करता था। सरकारी स्कूल तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते थे, लेकिन उन 1 किलोमीटर नीचे खाई में उतरकर भी एकल विद्यालय स्कूल चलाता था, जहाँ पर कि चाय पीने के लिए, मतलब मैंने बहुत बार सुना अपने पिताजी के मुँह से, सत्यनारायण बंधु जी के मुख से, कि उनके पास चाय छानने के लिए छलनी तक नहीं होती थी, वो अपनी साड़ी के कपड़े से चाय छान कर पिलाती थी उनको। तो ऐसी स्थिति थी गाँवों की। और उन स्थितियों में एकल विद्यालय ने गांव-गांव जाकर, सुदूर इलाकों में, वनवासी क्षेत्रों में जाकर एकल विद्यालय खड़े किए और एक विद्यालय से शुरू करके आज 1 लाख विद्यालय तक की संख्या तक पहुंच गए हैं। दिखने में 1 लाख विद्यालय बोलने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप गिनती करने लगे कि एक विद्यालय यहाँ, दूसरा विद्यालय यहाँ, तीसरा विद्यालय यहाँ, तो एक बहुत बहुत लंबी यात्रा है जिसमें सभी लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया है, तन मन धन से। एक इतनी बड़ी टीम खड़ी हुई है कि अगर आज मैं नाम लेने लग जाऊं तो शायद आधा घंटा नाम लेने में ही लग जाएगा और हर व्यक्ति का अपनी तरफ से भरपूर योगदान है उसमें। जैसे आजकल की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, CSR को एक ऑब्लिगेशन की तरह भी देखते हैं कुछ लोग, पर कितना जरूरी है ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए कि आप अपनी कंपनी की तरफ से, आपको भगवान ने अगर इतना कुछ दिया है तो आप भी कुछ करें? कि जब संस्था शुरू की गई भारत लोक शिक्षा परिषद, तो उस समय हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था वो लेस देन 1% था, यानी कि 99% पैसा, 99% से भी ज़्यादा पैसा सीधा शिक्षा के लिए खर्च हो रहा था, ग्रामवासियों के उत्थान के लिए खर्च हो रहा था। जबकि जो दूसरी एनजीओज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़ी बड़ी एनजीओज हैं और आज उनको भरपूर डोनेशन भी मिलता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 70% है। 70% पैसा वो ट्रैवलिंग में, सैलरीज में, इसमें दे देते हैं। अब हो सकता है क्योंकि एक रूप बड़ा हो गया एकल विद्यालय का, ये 1% से हो सकता है 3 या 4 या 5% हो गया हो, पर फिर भी उसके मुकाबले बहुत कम है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें इतनी पारदर्शिता और सारा का सारा पैसा सीधा का सीधा शिक्षा और ग्रामीण विकास में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी संस्था, इससे अच्छी एनजीओ किसी भी दानदाता के लिए दूसरी मिलनी मुश्किल है। चाहे आप हिंदुस्तान की बात करें, मैं तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। दानदाता तो पैसे देकर एक तरफ हो गया, लेकिन उसको बखूबी सुनियोजित तरीके से नीचे तक पहुंचाना, ये एकल में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ये उनको हमें साधुवाद देना चाहिए
कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। तो सब कुछ जो है वो एकल टीम को समर्पित है। जैसे बहुत सारे जो व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे उनमें से कई युवा भी होंगे जो आपकी तरह एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो कुछ हो सकता है वो रूरल इंडिया के इलाके में रहते हों, ट्राइबल एरियाज में रहते हों, क्या पता एकल विद्यालय में आज कोई बच्चा पढ़ रहा हो, कल वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो उन लोगों को क्या कहना है कि एकल एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है आगे बढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके लिए शायद कोई और उतना नहीं सोच पाता या जैसा आपने बताया वहां तक पहुंच नहीं पाता। देखिए, अभी जो अगर एकल विद्यालय को हम ग्रामीण इलाकों से हटा दें तो आज जो वहाँ के बच्चों की स्थिति क्या है कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही भटकते रहेंगे। अगर वो एकल विद्यालय में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसके तार दिल्ली तक या एकल के हेड ऑफिस तक जुड़ते हैं। उसके कार्य को देखा जाता है, सराहा जाता है। वो एकल में शिक्षा ग्रहण करके एकल में ही आचार्य भी बन सकता है, फुल टाइम वहाँ पर काम कर सकता है, पूर्णकालिक अपना काम कर सकता है। और अगर उसके अंदर कोई प्रतिभा है तो वो भी अपने आप नज़र में आ जाएगी और उसके और विकसित करने के लिए भी एकल विद्यालय उसको हेल्प करता है। तो उसके पास एक साधन तो है किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए, एकल का सपोर्ट है उसके पास, जो कि अगर एकल नहीं होगा तो वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं। कई बार यही सुनने को मिलता है कि टैलेंट तो है रूरल इंडिया में बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। हाँ, एकल के माध्यम से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो बार बार प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें भी वो अपना टैलेंट दिखाते हैं और कुछ बच्चे आगे बढ़े भी हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए एक हम कोई निश्चित प्रोग्राम भी बना सकते हैं कि कोई टैलेंट हंट टाइप या कुछ इस तरह का, कि जो बच्चे प्रतिभा के धनी हैं किसी भी क्षेत्र में उनको और आगे बढ़ावा किस तरह दिया जाए, ऐसा कुछ हम एक प्रोग्राम भी विकसित कर सकते हैं। जैसे एकल विद्यालयों में सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं होती पढ़ाई, साथ में संस्कार शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है एकल विद्यालय का। उस पर क्या कहना है, क्योंकि आजकल जैसे वेस्टर्नाइजेशन अगर बढ़ गई है या बच्चे उस तरफ ना चले जाएं, धर्मांतरण भी हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें एकल अपनी क्या भूमिका निभा रहा है कि उनको संस्कार से जोड़े रखने में? देखिए, एकल संस्कार भी दे रहा है, एकल स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रहा है। एकल जो कुछ दे रहा है वो, मैं अगर आप इजाज़त दें तो 1 मिनट की एक पोएम मैंने लिखी है। तो वो एकल क्या क्या कर रहा है वो उसमें तकरीबन सभी कुछ आ जाएगा। जी सर, तो अगर वो आप कहें तो मैं सुना सकता हूँ। एकल एक विद्यालय है, एकल एक विद्यालय है, एकल चिकित्सालय है, शिक्षा का एक तरीका है, जीने का एक सलीका है, जनगण का ये सम्मान है, एकल एक अभियान है, एकल एक अभियान है, एकल एक विचार है, एकल एक व्यवहार है, एकल एक संस्कार है, एकल हमारी पहचान है, एकल एक अभियान है, एकल एक अभियान है। एकल पहुंचा है वन वन में, एकल पहुंचा है वन वन में, हर मानस में, जन जन में, तन में, मन में, कण कण में, एकल राष्ट्र का पुनर्निर्माण है, एकल एक अभियान है, एकल एक अभियान है। तो इस तरह से एकल राष्ट्र के पुनर्निर्माण में लगा हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार सभी कुछ शामिल है। बहुत ही खूबसूरत कविता, और जो लोग जानते नहीं होंगे एकल के बारे में, शायद कुछ पंक्तियों से आपने कह दिया क्या है एकल और क्यों उससे जुड़ना है। कम शब्दों में मैंने सारा बयान कर दिया। तो जैसे कि आपने अभी पोएम सुनी सर से, तो सर बहुत ही लिखने में बहुत ही रुचि रखते हैं और बहुत कुछ लिखते हैं। कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, डीडी नेशनल के लिए शो लिखा है, शेरो शायरियों का, गानों का भी बहुत शौक है लिखने का। आपने कुछ एकल की टीम के लिए भी लिखा है, मैंने सुना है। हाँ, वो सुनाइए हमें। कुछ लाइनें हैं कि जो एकल के जो कार्यकर्ता, जो टीम इतना ईश्वरीय कार्य कर रही है, तो उसके साधुवाद के लिए कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये तय है कि इस रास्ते पर रब मिलेगा, कि जिस रास्ते पर ये लोग हैं जो सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, कि ये तय है कि इस रास्ते पर रब मिलेगा, पर कोई नहीं कह सकता कि कब मिलेगा। ये तय है कि इस रास्ते पर रब मिलेगा, पर कोई नहीं कह सकता कि कब मिलेगा। हो सकता है कि चलते ही मिल जाए, हो सकता है कि आखिर में मिले, या शायद मिले और तुम पहचान ना पाओ, या तुम किसी और को ही रब समझ जाओ। हो सकता है कि तुम पर रब की मेहर हो जाए, हो सकता है कि तुम पर रब की मेहर हो जाए और तुम बिना बताए ही सब समझ जाओ, अपनों को, औरों को और सबको ही रब समझ जाओ, सबको ही रब समझ जाओ। जैसा कि अभी मुकेश जी ने बताया कि उन्हें लिखने का हुनर भी अपने पिताजी से ही मिला है, उसके अलावा समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी पिताजी से मिली, तो वो अपने आगे फैमिली में भी वही आगे बढ़ा रहे हैं। आज अब हम हमारे साथ मौजूद हैं उनके 2 सुपुत्र संयम जी और मनन जी। चलिए उनसे भी जानते हैं उन्हें क्या प्रेरणा मिली अपने पिताजी से और वो कैसे समाज सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार सर।
तो पहले तो आप बताइए, अपने पिताजी को, अपने दादाजी को आपने शुरू से देखा है सब कार्यों में लगे हुए, एकल से जुड़े हुए थे, क्यूरियोसिटी हमेशा ऐसी रही होगी मन में कि पूछें क्या है ऐसा एकल में और अब क्यों इसमें इतने सालों से जुड़े हुए हैं। तो सर पहले आप बताइए। बिल्कुल ठीक बोला आपने। बचपन से ही हम अपने दादाजी को देखते हुए आए हैं और हमने हमेशा ही देखा है कि वो कितना डेडिकेटेडली एकल में इन्वॉल्व है। तो वी वर ऑल्सो क्यूरियस कि ऐसा क्या होता है एकल में, या व्हाट डू दे एक्चुअली डू। सो उन्होंने बहुत हमें बताया, बहुत कहानियाँ सुनाते थे हमें, कैसे कैसे वन यात्रा में गए, उन्होंने क्या क्या मतलब क्या क्या उनकी पीड़ाएं देखी, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी। तो एक्चुअली बेस लेवल पे देख के कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है उन एरियाज़ की, उन बच्चों की, उन परिवारों की, तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेके उन्होंने फिर सॉल्यूशंस डिवाइस करे कि ऐसे ऐसे उनको एजुकेशन के माध्यम से उनकी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं, या हेल्थ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उनकी, ऐसे ऐसे हेल्थ केयर की सर्विसेज देके। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड बहुत ही हमें भी प्रेरणा मिलती है अपने पिताजी से भी और दादाजी से भी, किस तरीके से किस बेस लेवल तक वो इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो दैट इज़ इट। एंड वी आर ऑल्सो वेरी लकी टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली जो ऐसे इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व है और इतनी डीपली इन्वॉल्व है। तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ तक हो सकता है। पापा के साथ भी बहुत बैठते हैं, एकल के बारे में बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं कि आजकल क्या नया कर रहा है एकल, क्या नई चीज़ कर रहा है, हम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, या हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो डेली डिस्कशन चलता रहता है। डेफिनेटली वी वुड ऑल्सो लव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इट एनी हाउ। जैसे आपके पिताजी रहे या और भी जो व्यवसायी हैं, जैसे वो सब बड़े हैं, उतने युवाओं को कैसे जुड़ना चाहिए एकल के साथ? युवाओं से क्या अपील रहेगी आपकी? युवाओं के पास बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं, तो आई थिंक उनका भी इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली डिजिटल चीज़ों के बारे में या कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प कर सकते हैं वो युवा ही बता सकते हैं बेटर तरीके से, बिकॉज वी आर वेरी मच अकस्टम्ड टू ऑल दीज थिंग्स। और ये आज के टाइम में ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रोथ करना, इट इज़ वेरी स्केलेबल ऑल्सो, और बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो वो एक आई थिंक युवाओं को डेफिनेटली इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मनन जी, आपने जो अपने परिवार में देखा एकल विद्यालय के साथ वो जुड़ाव, उसके बारे में और जाना, तो कैसा लगा आपको सुनकर कि एक इनिशिएटिव इतने ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के लिए कुछ कर रहा है? बचपन से ही हमने कहानियाँ सुनी हैं एकल की, दादाजी से, फिर पिताजी से, एंड इट हैज़ बीन वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अस। मतलब हमने यही सीखा है कि हमें बिजनेस पे पूरा ध्यान देना है, बट साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी हमें कंट्रीब्यूट करना है, बड़े होके एकल को भी आगे लेके जाना है और ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम रूरल एरियाज में बेटरमेंट कर सकें। युवाओं से क्या अपील रहेगी कि वो भी ऐसे कार्यों से जुड़ें, जो मेन स्ट्रीम चीज़ों पे नहीं, कुछ समाज सेवा की तरफ भी फोकस करें अपना? बिल्कुल, आजकल के युवा जुड़ रहे हैं धीरे धीरे इन कार्यों से। उनका माध्यम अलग हो चुका है। पहले हम थोड़ा ट्रेडिशनली करते थे, बट युवा आजकल डिजिटल और टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं ये। इवन एकल यूथ का एक जो इनका सेगमेंट है उसमें भी काफ़ी युवा जुड़े हैं, वो उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दे रहे हैं कैसे इसको और स्केल अप कर सकते हैं। तो अगर युवा जो है पर्टिकुलरली जुड़ना चाहते हैं तो एक एकल युवा BLSP करके, हाँ जी, उनका संगठन है, उसमें वो अपना योगदान दे सकते हाँ हैं। जी, वो भी काफ़ी एक्टिव प्लेटफॉर्म है युवाओं को जुड़ने के लिए, एकल युवा संगठन। उसमें भी इन्हीं हमारे जैसे दादाजी और पिताजी, इनके आगे की जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, उसके काफ़ी लोग उसमें जुड़े हैं और वो वहाँ पे आइडिएट करते हैं, वो आगे पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे इसको आगे वाली जनरेशन आगे लेके जाए। तो कुछ आखिरी लाइन हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहें? एकल ने एक बहुत लंबी यात्रा पूरी की है, एकल ने बहुत अच्छा अचीव किया है। इवन मोदी जी ने भी एकल संगठन की तारीफ की है। तो कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो एकल को भी है कि बहुत कुछ कर लिया। तो उसके लिए मैं 2 लाइन आपको और सुना देता हूँ लास्ट में। रुकना नहीं ये सोच के कि आगे अब क्या कीजिए, कि भाई हमने इतना अचीव कर लिया, तो रुकना नहीं ये सोच के कि आगे अब क्या कीजिए। चांद को तो छू लिया, सूरज को भी छू लीजिए। तो अभी यात्रा और है, हमें सूरज तक पहुंचना है, तो अभी तो लगे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 लाख गाँव की तो यात्रा तय कर ली है, करोड़ों तक भी जाने की वो है कि वहाँ तक भी जाया जाए। और बस यही उम्मीद होगी कि आपके जैसे व्यक्तित्व सपोर्ट में रहें, जुड़े रहें एकल अभियान से। तो प्लीज़ अपने हाथ आगे बढ़ाइए और समाज के लिए कुछ करिए। और आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मेरी आशा है बहुत ही प्रेरणादायक एपिसोड रहा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।